इकाई में आज आपको कला एवं सौंदर्य विषय की इकाई 1 शिक्षा, कला और सौंदर्य के विषय में पढ़ाऊंगी। शिक्षा, कला और सौंदर्य यानी कला का कंसेप्ट कहाँ से आया। कला का जो कंसेप्ट है वो हमारे भारत में कहाँ से आया, किस तरीके से आया। ब्रह्मा द्वारा रचित इस सृष्टि में किसी भी देश की संस्कृति का सम्यक ज्ञान वहाँ की ललित कलाओं से ही हमें मिलता है। भारत की ललित कलाओं का अपना एक अलग महत्व है। ललित कलाओं के 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसको हम दृश्य और श्रव्य कहते हैं। ललित कलाओं को हमने 2 भागों में विभाजित किया, एक दृश्य और एक श्रव्य। एक हो गया हमारा श्रव्य। 2 भागों में हमने ललित कला को विभाजित किया। कला के अंतर्गत हमारी दृश्य कलाएं हैं, उस कला के अंतर्गत हमारे चित्रकला, व्यावसायिक कला, छापा कला, छापांकन, वास्तुकला आदि आती हैं। इसी प्रकार श्रव्य कला के अंतर्गत, श्रव्य कला जो है इसके अंतर्गत आती है हमारी गायन, वादन, नृत्य, रंगमंच आदि हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। भारतीय चित्रकला का, अब हमारे इसमें दृश्य कला के अंतर्गत चित्रकला का, भारतीय कला का इतिहास अब मैं आपको बताती हूँ। भारतीय चित्रकला का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। भारत में प्रागैतिहासिक काल से लेकर और वर्तमान समय तक कला के विकास में निरंतरता दिखाई दी है। यद्यपि भारतीय कला विदेशी प्रभाव से प्रारंभिक होती है और कला का स्वरूप धारण करती है, वही युगांतर तक भारतीय कला का यह आत्मिक धार्मिक उत्साह सारे देश में बिखरे हुए स्मारकों और मंदिर के द्वारा हमको प्रकट होता है। कला के इतिहास व विकास के अंतर्गत वास्तु व स्थापत्य कला उतनी ही प्राचीन है जितनी मानव सभ्यता। अब इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वैदिक काल में कला, बौद्ध काल में कला, मुगल काल में कला, आधुनिक काल में कला। पहला पॉइंट इसका लेते हैं हम वैदिक काल में कला। वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का कालखंड है, एक कालखंड है। उस दौरान वेदों की रचना हुई थी। इस काल में यज्ञ, हवन, अनुष्ठान विशेष अंग थे। इन विशेष अवसरों पर घर को पवित्र बनाने हेतु आलेखन, रंगोली इत्यादि स्वास्तिक के चिन्ह बनाए जाते थे और विशेष तौर पर ये घर के दरवाजे पर लगाए जाते थे। इस काल में आध्यात्मिक विकास हेतु व्यक्ति अपनी दिनचर्या को बहुत ही सात्विक ढंग से बिताता था। यज्ञ, हवन, आटे की चौक बनाकर मांगलिक कार्यों को पूर्ण करता था। बौद्ध काल में क्या किया गया? बौद्ध काल की कला में, बौद्ध काल में मानव के जीवन में रहन सहन तथा धार्मिक, सामाजिक व आध्यात्मिक क्रियाकलापों में कलात्मक सौंदर्य व लावण्य का व्यापक प्रदर्शन मिलता है, जिसके इस काल में बौद्ध तीर्थ स्थलों में गृह निर्माण, राष्ट्रीय चिन्ह आदि का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। बौद्ध काल में चैत्य स्थापत्य कला अपने आप में एक विचित्रता लिए हुई थी, क्योंकि इनके ग्रहों का निर्माण पहाड़ों को काटकर, खोदकर उसके ऊपर चित्रों को अंकित करके किया गया था, जिनका उद्देश्य भिक्षुओं को प्रार्थना कराना, प्रवचन, बैठक देना आदि ध्यान हेतु दिया गया था। मुगल काल में कला में क्या हुआ था? मुगल काल में प्रगतिवादी चित्रकार तथा अप्राकृतिक कृत्रिम तत्वों की रचना दोनों का ही मिलता जुलता स्वरूप देखने को मिलता है। रंगों की अभिरुचि विषयों और रूपों में परिवर्तित कर इस काल के चित्रों की विशिष्ट शैली है। इस काल के चित्रों में चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। मुगल काल में आखेट, ऐतिहासिक दृश्य और छवियां आदि का निर्माण किया गया, जिसमें सबसे मुगल काल की जो कला है वो अकबर से लेके और औरंगजेब के काल तक बहुत अच्छी तरह आगे विकसित होती चली गई, जिसमें अकबर के दरबार में
14 चित्रकार थे जो चित्रकारी अपनी करते थे, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों ही चित्रकारी करने वाले थे। जहांगीर के काल में एक मंसूर नाम का एक चित्रकार था, वो पशु पक्षियों की चित्र करता था। बेहजाद व्यक्ति चित्र करता था। ऐसे अनेक ही चित्रकार थे जो उनके दरबार में कार्य करते थे। अगला हमारा पर, लेकिन ये जितने भी चित्र थे वे सभी के नाम से जाने लगे। आधुनिक काल में कला में वर्तमान काल में कला का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तब से ही हमारे देश में पुनरुत्थान काल स्टार्ट हुआ और आधुनिक कला भी शुरू हुई, जिसमें कलाकृतियाँ एक जलीय रंगों का प्रयोग किया गया, पारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम से वे अपनी संस्कृति को उजागर करते थे। हम देश विदेश की उच्च कोटि के कलाकारों को भी, उनकी कलाकृतियों को भी घर के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मिनी पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट की, जिससे उनकी कला और आगे तक बढ़ी। अब है हमारा अगला पॉइंट है कला के भेद। कला के दो संस्कृत साहित्य में ज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया, विद्या और उपविद्या। विद्या जो हम किसी को ज्ञान देने के लिए जिस कला का हम प्रयोग करते थे उसको विद्या कला के अंतर्गत कहा गया, और उपविद्या जिसमें कारीगरी वगैरह से जैसे कि बढ़ई का काम और जिससे हम धनोपार्जन करते थे वो हमारी उपविद्या कहलाई गई। प्रबंध कोश के अनुसार कलाएं हमारी 72 मानी गई हैं। 72 प्रकार की कलाएं होती हैं और पांचल्य ने मूल कलाओं को 54 बताया गया और अंतः कलाओं को 514 बताया गया। वात्सन के द्वारा लिखित जो वो है कामसूत्र, उसमें 64 कलाओं का इंगित किया गया है, का वर्णन किया गया है। क्षेमचंद्र द्वारा रचित कला विलास में कलाओं की संख्या सर्वाधिक मानी गई है और विद्या के अंतर्गत काव्य को, उपविद्या के अंतर्गत अन्य कलाओं को माना गया। यानी जो काव्य कला है वो हमारी इसके अंतर्गत आई, हमारी काव्य कला। कौन सी कला आई यहाँ पर? काव्य कला। और उपविद्या के अंतर्गत कौन सी कलाएं आई? हमारी अन्य कलाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अन्य कलाएं इसके अंतर्गत हमारे प्रस्तुत की गई। अब आगे मैं आपको कलाओं की विशेषता नामक टॉपिक कराऊंगी। इतना ही मैं आपको कराती हूँ। मुझे लगता है आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।